जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। टारगेट 90 डे सीरीज के आखिरी पड़ाव की ओर अग्रसर होते हुए ये हमारा आखिरी 23वां दिन है और जिसमें हम बात करने वाले हैं संविधान की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के बारे में। यहां से इस टॉपिक से जो जो क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद आपको लास्ट में एक ट्रिक बताया जाएगा। इस ट्रिक के माध्यम से आप सारे आर्टिकल याद कर सकते हैं, सारे अनुच्छेद याद कर सकते हैं, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो आपको जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को याद करने में जो प्रॉब्लम होती है वो सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनने वाला, लेकिन जो क्वेश्चन बनेंगे ये क्वेश्चन के अलावा जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा वो सारी चीजों को आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। भारत का कार्यपालिका या फिर अध्यक्ष, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष या फिर एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता या फिर भारत सरकार के मुख्य सचिव। जो कार्यपालिका अध्यक्ष होता है या फिर कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? भारत का कार्यपालिका प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। कौन है कार्यपालिका प्रमुख? राष्ट्रपति होता है। देखिए जितने भी कार्य होते हैं, जो भी, जैसे आप मान लीजिए कि मोदी जी कोई कानून लाए, ठीक है, कोई कानून लाए या फिर कोई भी काम करते हैं, ठीक है, जो भी काम करते हैं सारे के सारे काम किसके नाम पे होते हैं? तो जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे तो ये कोई भी काम नहीं कर सकते। तो जो कार्यपालिका प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अभी राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है अभी हमारी भारत की राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हैं, जब चुनाव होने वाला रहता है उस टाइप पे उम्मीदवार रहते हैं, तो उम्मीदवार होने के लिए क्या चीज आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो या फिर देश का नागरिक हो। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि गलत है? क्या आवश्यक नहीं है पूछ रहा है। तो आपको ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना रहता है। बताइए कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या चीजें आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। कोई भी अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है वो भी राष्ट्रपति बन सकता है। हमारे भारत के संविधान में पढ़े लिखे जैसी कोई भी चीजें यहाँ पे नहीं बताई है। इसके अलावा आयु 35 वर्ष होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। सांसद या फिर लोकसभा सदस्य चुने जाने के लायक होना चाहिए। क्या लोकसभा सदस्य चुने जाने की अर्हता या फिर योग्यता रखता हो? वो देश का नागरिक हो, भारत का ही नागरिक होना चाहिए, दूसरे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसमें क्या कहता है? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। क्या जिसको भी चुनाव लड़ना है तो उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। मतलब 50 जो सांसद रहते हैं, विधायक रहते हैं, ये लोग अनुमोदित करें कि हाँ ये व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, इसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। अगर 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक रहेंगे तभी वह व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, अन्यथा नहीं तो ऐसे में हमारे जो बगल का रामू है वो भी बोलेगा कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा, वैसे ही जो यहाँ पे श्यामू है ये भी बोलोगे कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा। इसलिए ये रखा गया है कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, वही व्यक्ति ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा 15,000 रुपए उसे जमा करने पड़ते हैं। क्या? 15,000 रुपए उस व्यक्ति को जमा करने पड़ते हैं जब वो चुनाव लड़ता है। तो देखिए यहां पर राष्ट्रपतियों की सूची रखी गई है। सबसे पहले राष्ट्रपति कौन? हमारे भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इनके पहले कौन थे? तो रामनाथ कोविंद जी थे। इनके पहले कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी थे। आपको याद रखना है कि पहले राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर दूसरे कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। फिर वैसे ही आप देखते जाएंगे लास्ट में अभी कौन है? तो अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। महिला के क्रम में अगर पूछा जाए कि महिला के क्रम में कौन से नंबर की, तो दूसरी महिला के क्रम में ये राष्ट्रपति बनी है। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। पहले कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पटेल पहली राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति थी। फिर दूसरी कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 54। किस एक अनुच्छेद में बताया गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53। देखिए इसके लिए मैं लास्ट में आपको ट्रिक बता दूंगा। अभी आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रसंघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वो किस में निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। निर्वाचन मंडल के सदस्य मतलब कौन कौन राष्ट्रपति को वोट डाल सकता है, कौन कौन वोट डाल सकता है। यहाँ पे आप देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, या फिर राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे आपको ऑप्शन जो भी दिए गए हैं, इन ऑप्शन में आपको चूज करना है कि कौन सा सही है। 1 2 3 सही है, 1 3 सही है, 1 2 4 सही है, या फिर 1 3 4 सही है। बताइए कि जो राष्ट्रपति को वोट कौन कौन डाल सकता है, कौन कौन राष्ट्रपति को वोट डालता है। देखिए चलिए मैं बता देता हूं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो कि निर्वाचित होके आए हैं। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे, देखिए जब राज्यसभा आप देखेंगे, राज्यसभा में बहुत सारे लोगों को क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है या फिर मनोनीत किए जाते हैं। कितने 12 लोग जो रहते हैं वो मनोनीत होते हैं, जो साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में अच्छा काम किए रहते हैं, खेल के क्षेत्र में अच्छा काम किए रहते हैं, वैसे लोग को मनोनीत किया जाता है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर को आप देख सकते हैं, वैसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि मनोनीत होते हैं। तो ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। जो मनोनीत होते हैं वो वोट नहीं डाल सकते। कौन डाल सकता है वोट, तो जो निर्वाचित सदस्य रहते हैं, जो संसद किससे मिलकर बना होता है, तो संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। तो राष्ट्रपति का तो चुनाव होता ही है, तो इसमें कौन वोटिंग करेगा, लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो वोटिंग करते हैं। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल में भी दो सदन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हर स्टेट में ऐसे दोनों सदन नहीं होते। हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में केवल और केवल विधानसभा बस है, लेकिन विधान परिषद भी कुछ कुछ राज्यों में है। जहां पे दोनों सदन है वहां पे जो विधान परिषद है, क्या वहां के लोग जो विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो वोटिंग डाल सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं डाल सकते। केवल और केवल विधानसभा के जो सदस्य हैं वही बस वोटिंग डाल सकते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। उसके बाद सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल जो राज्य है उनकी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, मतलब विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, जिसे हम बोलते हैं MLA। ठीक है, MLA किसे बोलते हैं, जो विधायक रहते हैं, और MP किसे बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये किसे बोलते हैं, जो सांसद होते हैं। ठीक है, तो MP जो निर्वाचित MP रहेंगे वो लोग, और जो निर्वाचित MLA रहते हैं वो लोग वोट डाल सकते हैं। दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी राइट आंसर है। जो दिल्ली और पुडुचेरी जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ के जो विधानसभा के मेंबर रहते हैं या फिर जो MLA रहते हैं ये लोग वोटिंग करते हैं। ठीक है, तो 1 3 4 ये तीनों सही है, 1 3 4 डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है, राष्ट्रपति के चुनाव में जब मान लीजिए कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के महाधिवक्ता को, या फिर संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को कहां पे सौंपा जा सकता है, तो उस विवाद को, राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय देखता है। कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट देखता है। सुप्रीम कोर्ट के अभी कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, अगर पूछा जाए CJI कौन है, तो कौन है, चंद्रचूड़ जी, चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ जी हैं अभी भारत के CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं। मान लीजिए कि जो राष्ट्रपति जी है अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, और उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, अब ये जो राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति को मन कर रहा है कि मैं अब अपने पद से त्याग पत्र दे रही हूँ। ठीक है, तो ये किसको त्याग पत्र देंगी, तो जब भी कोई राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना होता है तो किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है, तो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है, ठीक है,
या फिर किसी भी कारण से पद खाली हो जाता है तो उस पद को कौन संभालता है, तो उपराष्ट्रपति देखते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है उस टाइम पे तो कौन संभालेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालेंगे, जो मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़ जी वो संभालेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है, अगर मान लीजिए किसी कारण से राष्ट्रपति जी का पद खाली है तो कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति जी संभालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पद संभाले रहेंगे, 6 महीने के अंदर में चुनाव होना जरूरी है। कितने महीने के, 6 माह के अंदर में अगर मान लीजिए राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो जाती है या फिर त्यागपत्र देते हैं तो फिर 6 माह के अंदर में चुनाव जरूर कराया जाना चाहिए। किसका, राष्ट्रपति जी का। तो 6 माह तक कौन संभालेगा, तो जो उपराष्ट्रपति जी रहेंगे वो संभालेंगे। मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन संभालेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालेंगे, इसे हम बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो भारत के जो राष्ट्रपति है अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। उसके बाद है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। देखिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसका नाम है महाभियोग। क्या, राष्ट्रपति को हटाने के लिए अगर उनके पद से उनको हटाना है तो किसी न किसी तरीके से तो हटाया जाएगा, या तो इनको कोई हटा दे, तो ऐसा तो किसी के पास पावर नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति जो रहता है भारत का प्रथम नागरिक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट नागरिक होता है। कौन, राष्ट्रपति होता है, तो उसे हटा तो कोई सकता नहीं है। तो इसके लिए एक प्रक्रिया अपनाई गई है, कौन सी, महाभियोग प्रक्रिया। वो कौन से अनुच्छेद में महाभियोग प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, बताइए। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61 या फिर अनुच्छेद, इनमें से कोई नहीं। बताइए, महाभियोग प्रक्रिया के बारे में कौन से अनुच्छेद में बात की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 61 में बताया गया है राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया के बारे में, है ना। देखिए, अब ये जो महाभियोग प्रक्रिया होती है वो होती कैसे है। मान लीजिए ऐसा लगता है किसी भी सदन के लोगों को कि हाँ, ये जो राष्ट्रपति हैं वो सही इंसान नहीं है, ये देश विरोधी काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके से अगर उनको लगता है तो जो भी सदन है, देखिए सदन में आप बोल सकते हैं एक लोकसभा सदन होता है या फिर एक होता है राज्यसभा सदन। ठीक है, अगर लगता है लोकसभा वालों को लगता है कि जो राष्ट्रपति है वो सही इंसान नहीं है, तो जो भी मेंबर है वहां पे वो उनका 1/4, मान लीजिए कि 100 लोग उपस्थित है तो 1/4 मतलब 25 लोग, है ना। तो 1/, जो भी सदन में बोला जाएगा कि हम अब राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रक्रिया लाने वाले हैं, तो उस सदन के 1/4 जो लोग रहेंगे वो हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर करके 14 दिन पूर्व ये जो 1/4 लोग रहेंगे, कम से कम 1/4 लोग रहने चाहिए जो कि हस्ताक्षर करके 14 दिन पूर्व सूचना देंगे कि हम आपके लिए, आपके प्रति हम लोग महाभियोग प्रक्रिया लाने वाले हैं, आपको हम हटाने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो 14 दिन पूर्व सूचना दे देंगे ये लोग, ठीक है, जो भी चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, 1/4 लोग हस्ताक्षर करेंगे। 14 दिन पूर्व इनको बताना पड़ेगा कि हम आपके लिए महाभियोग प्रक्रिया लाने वाले हैं, आपको हटाने के लिए। उसके बाद जब ये 14 दिन हो जाता है, उसके बाद अगर जिस भी सदन में लाया गया है, अगर ये सदनों के 2/3 लोग, 2/3 मतलब मान लीजिए कि 100 लोग हैं, 100 का 2/3 कितना हो जाएगा, 66 लोग या फिर 67 लोग। अगर 67 लोग यहाँ पे बोल देते हैं कि ठीक है, सही है, जो महाभियोग है वो जो लाया गया है वो सही चीज है, तो फिर ये क्या, राष्ट्रपति जी हट जाते हैं। तो जिस भी सदन में लाया जाता है वो सदन फिर जो दूसरे सदन में भी जाएगा, ये दोनों सदन की अगर 2/3 लोग, 2/3 मेंबर जो रहेंगे वो अगर हाँ कर देते हैं राष्ट्रपति को हटाने के लिए, फिर महाभियोग प्रक्रिया में हाँ कर देते हैं, तो जो राष्ट्रपति जी रहते हैं वो हट जाते हैं। अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। उसके बाद संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग प्रक्रिया या फिर महाभियोग लगाया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा या फिर संसद के दोनों सदनों द्वारा। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है वो किसके द्वारा लगाया जाता है, बताइए। अभी हमने इसके बारे में बताया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों द्वारा। 1/4 मेंबर अगर साइन करके बोलेंगे कि हम आपके लिए लाने वाले हैं, क्या आपको हटाने वाले हैं, महाभियोग प्रक्रिया लाने वाले हैं, 14 दिन पूर्व इनको बताना पड़ता है। अगर 2/3 मान लीजिए, अगर 300 लोग हैं तो 300 का 2/3 कितना हो जाएगा, 200 लोग अगर हाँ करते हैं तब ये हट जाएंगे। ठीक है, तो 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए वो क्या, जो प्रक्रिया है या फिर महाभियोग की प्रक्रिया।
उसके बाद यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो। देखिए, अगर भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनका पद रिक्त हो जाए, इसके अलावा फिर उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? कौन? राष्ट्रपति जी भी नहीं है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी भी नहीं है, फिर जगदीप धनखड़ जी भी नहीं है, तब कौन संभालेगा राष्ट्रपति का पद? जो राष्ट्रपति का पद है तब कौन संभालेगा? अगर कौन नहीं है, द्रौपदी मुर्मू जी भी नहीं है, जगदीप धनखड़ जी भी नहीं है, तो कौन संभालेगा राष्ट्रपति जी का पद? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन संभालेगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI कौन है? DY चंद्रचूड़ जी हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने का समय सीमा क्या है? मान लीजिए कि राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो गई या फिर वो पद त्याग दिए, ठीक है, अब मुझे अपने पद पे नहीं रहना, मुझे राष्ट्रपति नहीं बनना, या फिर उन्हें महाभियोग द्वारा हटा दिया गया, तो कितने माह के भीतर में उनका पद जो है वो भरा जाना चाहिए? 1 माह, 9 माह, 3 माह या फिर 6 माह? सोचिए, राष्ट्रपति जी को हटा दिया गया या फिर उनकी मृत्यु हो गई या फिर वो पद त्याग दे दिए, तो फिर कितने माह के भीतर में उनका चुनाव हो जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर अभी हमने बताया था, क्या है? डी, 6 माह। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? जो लोकसभा है और राज्यसभा है इसकी संयुक्त बैठक भी कभी कभी होती है। मान लीजिए कि लोकसभा में कोई विधेयक लाया गया, अब विधेयक लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में ऐसा है कि राज्यसभा में किसी भी बात को लेकर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि यार ठीक है, हम इस विधेयक पे, हमें इस चीज़ पे पाबंदी है, मतलब इस चीज़ पे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी भी बात को लेकर गतिरोध होता है तो संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। दोनों जो सदन के लोग हैं इन लोग को साथ में बैठक में बुलाया जा सकता है। तो जो संयुक्त बैठक होता है वो कौन बुलाता है? आहूत का मतलब होता है बुलाना, तो कौन बुलाता है संयुक्त बैठक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति बुलाएंगे, ठीक है। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा यहाँ पे? अगर अध्यक्षता की बात होगी, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष। कौन? लोकसभा के अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा के जो अध्यक्ष रहते हैं वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? मान लीजिए कि कोई बिल आया, लोकसभा में पास हो गया, फिर ये राज्यसभा में गया, राज्यसभा में भी पास हो गया, लास्ट में किसके पास जाता है? लास्ट में जाता है राष्ट्रपति जी के पास। अगर राष्ट्रपति जी चाहें तो इस बिल पे हाँ कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो पास हो जाएगा, वो अधिनियम बन जाएगा। अगर ये ना कर दिए तो फिर ये लोकसभा के पास चला जाएगा, इन्हें अपने कारण ही बताना पड़ सकता है, ठीक है। या फिर इसके अलावा क्या कर सकते हैं? अगर वो रोक देते हैं तो क्या होता है? रोक देंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें बताना है आपको कि अगर दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है कोई बिल, अगर उस पर रोकते हैं तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत वो रोक सकते हैं किसी भी बिल को? दोनों सदनों द्वारा। ये देखिए, लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया। अब इनके पास, राष्ट्रपति के पास कोई ना कोई पावर होना चाहिए, तभी तो बिल को रोक पाएंगे। तो कौन से अनुच्छेद के तहत होगा ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 111 के तहत ये रोक सकते हैं किसी भी बिल को, ठीक है। इसे बहुत सारे जेबी पॉकेट भी होता है, निलंबनकारी होता है, अलग अलग इसमें टाइप होते हैं, ठीक है। वो जिस भी टाइप के तहत चाहे तो अपने बिल को रोक भी सकते हैं, या फिर कोई जवाब भी नहीं दे सकते, या फिर वो लौटा सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 111 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? क्या जो भारत के राष्ट्रपति जी हैं, भारत के राष्ट्रपति को कौन से अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है?
मान लीजिए कि अब राष्ट्रपति जी को लग रहा है कि अभी जो कानून है वो कानून बनाया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम बैठक बुलाएंगे, अभी हमारी जो संसद की जो बैठकें हैं वो बैठक नहीं चल रही हैं और अभी यहाँ पे कानून बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो क्या करेंगे, इन लोग कानून बना सकते हैं, वो अध्यादेश के थ्रू कानून बना सकते हैं। और जो ये अध्यादेश के तहत कानून चलता है, जो नियम बनता है, ये इसकी जो वैलिडिटी रहती है वो कितनी रहती है, अधिकतम 6 माह तक ये कानून चल सकता है। 6 माह के बाद ये जो लोकसभा है और राज्यसभा है इसके द्वारा ये पास होना ही चाहिए। अगर पास नहीं हो पाया तो ये जो अध्यादेश रहेगा या फिर जो कानून रहता है, जो अध्यादेश के द्वारा ये कानून बनाया जाता है, वो क्या हो जाएगा, अध्यादेश खत्म हो जाएगा। 6 माह तक इस कानून की वैलिडिटी रहती है। 6 सप्ताह से लेकर 6 माह तक इसकी वैलिडिटी रहती है। अध्यादेश कब लाया जाता है, जब मान लीजिए कोई भी सदन यहाँ पे अभी एक्टिव नहीं है, कोई भी काम नहीं कर रहा है, लोकसभा राज्यसभा कोई भी सदन अभी काम नहीं कर रहा है, तो फिर अध्यादेश लाया जा सकता है कोई भी कानून के लिए। बहुत बार अध्यादेश लाया जा चुका है। ठीक है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 200 या फिर अनुच्छेद 356। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123 के तहत जो राष्ट्रपति जी हैं वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। देखिए, अगर राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, अभी कौन है राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, अगर उनको किसी भी चीज पे डाउट होता है, अगर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट से या फिर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकती हैं, सलाह ले सकती हैं कि बताइए मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसमें क्या डिसीजन लिया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज रहते हैं, जो वकील रहते हैं, जो न्यायाधीश रहते हैं, वो न्यायाधीश लोग वो अपना परामर्श दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, लेकिन ये सलाह जो रहता है वो राष्ट्रपति जी माने या ना माने, सलाह के लिए वो बाध्यकारी नहीं रहती। ठीक है, वो उनका मन कर रहा है सलाह लेने का, परामर्श करने का, तो परामर्श ले सकती हैं, लेकिन बाध्यकारी नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज लोग रहेंगे वो जो बोलेंगे वही करेंगे राष्ट्रपति जी। सलाह लेकिन ले सकती हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो सलाह ले सकती हैं या फिर परामर्श ले सकती हैं, बताइए। अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143 या फिर अनुच्छेद 32। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकती हैं। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, केंद्रीय मंत्रिमंडल। देखिए, जो राष्ट्रपति जी रहते हैं, राष्ट्रपति जी हर साल का जो पहला बैठक होता है, साल का जो पहला बैठक होता है उस पर अभिभाषण देते हैं। हर साल बैठक होती है, देखिए साल में दो बैठकें कम से कम जरूरी हैं, 2 से 3 बैठकें होती हैं, लेकिन मिनिमम 2 बैठकें तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो साल का जो पहला बैठक होता है सदन का, उस पे भाषण देते हैं कौन, राष्ट्रपति जी देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब चुनाव होता है, चुनाव के बाद पहला भाषण कौन देता है, तो राष्ट्रपति जी देते हैं। चुनाव के बाद, जैसे अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है, चुनाव के बाद फिर भाषण होगा, कौन देगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी देंगी। ठीक है, ये जो भाषण होता है या फिर अभिभाषण होता है, ये तैयार कौन करता है, आखिर कौन तैयार करता है कि आपको क्या क्या बोलना है, ये सारी चीजें कौन तैयार करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है कि आपको क्या क्या चीजें बतानी है। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, उत्तर प्रदेश से थे, कहां से थे, ठीक है, आंध्र प्रदेश से थे, बिहार से थे या फिर तमिलनाडु से थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहां से थे, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहां के थे, बिहार से थे। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। इनमें से जो ये जो न्यायाधीश है, इन्होंने एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, बताइए कौन से ऐसे मुख्य न्यायाधीश। पहली बात तो CJI थे, ठीक है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। ऐसे कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, बताइए यहाँ पे आप। अभी मैंने आपको बताया था, अगर राष्ट्रपति जी नहीं है, किसी कारण से उनका पद खाली हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति जी संभालेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा हो उपराष्ट्रपति जी भी नहीं है, तो कौन संभालेगा, CJI संभालेंगे या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालेंगे। तो ऐसे कौन है जिन्होंने CJI रहते हुए, फिर मुख्य न्यायाधीश रहते हुए राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। जस्टिस MC महाजन, जस्टिस M हिदायतुल्ला, जस्टिस PN भगवती या फिर जस्टिस BK मुखर्जी। तो इसका
राइट आंसर क्या हो जाएगा, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, इन्होंने क्या, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और ये राष्ट्रपति के रूप में ये कार्यभार संभाले थे लास्ट में। भारत के उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं या फिर किसके द्वारा इनका चुनाव होता है, जो उपराष्ट्रपति जी रहते हैं, जनता के द्वारा या फिर निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है। निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित कर रहा था, याद आया क्या आपको, कौन निर्वाचित कर रहा था, लोकसभा के, राज्यसभा के और जो विधानसभा के। ठीक है, विधानसभा के जो निर्वाचित मेंबर रहेंगे वही, बस जो इलेक्टेड, जिनको हम लोगों ने चुना है वही लोग ही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कर पा रहे थे, दूसरे लोग नहीं। जो मनोनीत होते हैं वो लोग वोट नहीं कर पा रहे थे, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन था, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लोग वोट कर रहे थे। क्या यही लोग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट करते हैं या फिर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा या फिर राज्यों के विधान मंडलों द्वारा या फिर जो आप बोल सकते हैं MLA द्वारा, जो राज्य के विधायक लोग रहते हैं या विधानसभा के जो सदस्य रहते हैं वो लोग वोट करते हैं, या फिर संसद के दोनों सदनों द्वारा, या फिर आप बोल सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य रहते हैं यही लोग क्या वोट डाल सकते हैं। बताइए आपको कि उपराष्ट्रपति को वोटिंग कौन करता है, जो चुनाव होता है उसमें वोट कौन डाल सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संसद के जो दोनों सदस्य रहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों सदस्य वोट डाल सकते हैं। आपको इसमें याद ये भी रखना है कि जो इसमें मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी वोट डाल सकते हैं। जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी उपराष्ट्रपति वाले में वोट डाल सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति वाले में मनोनीत नहीं डाल सकते। क्यों मनोनीत नहीं डाल सकते, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति जी ही तो मनोनीत करते हैं ये लोगों को। जो मेंबर रहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि ये लोग तो मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति तो मनोनीत करता है इसलिए। लेकिन उपराष्ट्रपति में उपराष्ट्रपति तो मनोनीत करता नहीं है, इसलिए जो मनोनीत रहते हैं ये लोग भी, और इसके अलावा जो हमारे द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर, वो लोग भी वोट डाल सकते हैं इसमें। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके द्वारा, प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है। जो उपराष्ट्रपति जी हैं उनको भी हटाना है, तो किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है, राज्य परिषद के, लोकसभा के, या फिर कैबिनेट के, या फिर मंत्री परिषद के। उपराष्ट्रपति जी को हटाना है, किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर राज्य परिषद, या फिर आप बोल सकते हैं राज्य परिषद को ही राज्यसभा बोला जाता है। आपको याद रखना है, आप लिख लेना, आप डाउट मत रहना। ठीक है, राज्य परिषद को ही राज्यसभा बोला जाता है। राज्यसभा द्वारा ही किसी उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। जो उपराष्ट्रपति जी रहते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं या फिर राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के अगर अध्यक्ष की बात की जाएगी या फिर राज्यसभा में कोई भी बैठक होती है तो अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्ष ही करेगा। तो राज्यसभा में जो बैठकें होती हैं उसका अध्यक्ष कौन करता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो उपराष्ट्रपति जी करते हैं। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। क्या, जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो कौन रहता है, राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति जी रहते हैं। कौन रहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए, उसके बाद अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे आर्टिकल में पूछ सकता है। आर्टिकल 51 तक हमने देखा था, कौन सा, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, 51 का था। उसके बाद 52 में देखेंगे, 52 से लेके अगर 61 तक की बात की जाएगी, 62 तक की बात की जाएगी, तो कौन है, 52 से लेके 62 तक राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक। लेकिन 52 से लेके 61 तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति का जो पद है ना, अनुच्छेद 52 बताया गया। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें रहेगी, तो राष्ट्रपति। जो कार्यपालिका प्रमुख है कौन होता है, वो राष्ट्रपति होता है। फिर राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव के तरीका के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल के बारे में। 57 में पुनः निर्वाचन, है ना, के लिए अर्हता क्या होनी चाहिए, राष्ट्रपति द्वारा चुने जाने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, 58 में बताया गया है। सारी चीजें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, पकानी, पकानी, यहाँ पे का होगा, पकानी, कोका दुयोदशम
प से हो जाएगा, आपको इतना याद रहना चाहिए कि 52 से लेके 61-62 तक किसके बारे में बात की गई है, तो राष्ट्रपति जी के बारे में बात की गई है। 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बात की गई, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर 53 में किसके, जो राष्ट्रपति होगा, कार्यपालिका जो शक्ति होगी वो राष्ट्रपति पे निहित होगी। तो क से हो जाएगा पकानी, क से हो जाएगा कार्यपालिका शक्ति। फिर नी से हो जाएगा निर्वाचन, नी से राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, पकानी। फिर को से हो जाएगा कोटा के बारे में या फिर उनका तरीका कैसे रहेगा, ठीक है, जो निर्वाचन का तरीका होगा वो का तरीका कैसे रहेगा, कौन कौन वोट डाल सकता है, इसके बारे में। उसके बाद कार्यकाल के बारे में कि राष्ट्रपति जी का जो कार्यकाल होगा वो कैसे रहेगा, तो राष्ट्रपति जी का जो पहली बैठक होगी, जब वो पद ग्रहण करेंगे, जिस दिन से वो चुने जाएंगे, उसके बाद से उनके कार्यकाल का गणना की जाएगी, 5 साल उनका कार्यकाल रहेगा, ठीक है। तो उनके कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 56 में। फिर पुनः निर्वाचन या फिर दोबारा निर्वाचन करने के लिए अनुच्छेद 57 में। फिर उसके बाद योग्यता के बारे में अनुच्छेद 58 में। उसके बाद जो राष्ट्रपति जी के कार्यालय की जो दशाएं रहेंगी उसके बारे में अनुच्छेद 59। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको याद नहीं करेंगे तो भी आप चलेगा। फिर राष्ट्रपति जी का जो पद शपथ ग्रहण होता है वो अनुच्छेद 60, और जो महाभियोग प्रक्रिया है इससे बहुत क्वेश्चन बन चुके हैं, अनुच्छेद 61 में बताया गया है, ठीक है। तो पकानी को का द्वयोदशम ऐसे आप याद कर लीजिएगा। प से पद हो जाएगा, क से कार्यपालिका हो जाएगा, कार्यपालिका की शक्ति, नी से निर्वाचन, को से कोटा या फिर उनका तरीका जो होगा, फिर का से कार्यकाल हो जाएगा, दोबारा चुने जाने के लिए अर्हता या फिर योग्यता क्या होनी चाहिए, और उसके बाद फिर राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। इसमें क्या है, दोबारा चुने जाने के लिए, और इसमें राष्ट्रपति चुने जाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए कि वो 35 साल का होना चाहिए, कम से कम 35 साल, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, सारी चीज़ें। फिर दशाएं, शपथ और महाभियोग, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से यहाँ तक याद कर लेना। उसके बाद फिर उसके बाद अनुच्छेद 71 क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो मामले होते हैं, अगर कुछ चीज कोई विवाद हो गया तो फिर कौन देखेगा, तो सुप्रीम कोर्ट देखता है। अनुच्छेद जो 72 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति की क्षमादान इत्यादि की शक्ति। देखिए मान लीजिए किसी को फांसी की सजा हो गई, अगर राष्ट्रपति जी को लगता है कि फांसी की सजा हो गई और इन्हें कम करना चाहिए या फिर इसे एकदम छोड़ देना चाहिए, राष्ट्रपति जी चाहे, सुप्रीम कोर्ट भी अगर बोल दिया है फांसी की सजा, राष्ट्रपति जी चाहे तो उसकी फांसी की सजा को कम भी कर सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं, जा बेटा तो एंजॉय कर, ये भी बोल सकते हैं। किसके पास पावर है, तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास पावर है ये। तो दंड का स्थगन, माफी, अन्यथा, है ना, ये बहुत सारी इसके पास पावर है क्षमा के बारे में, ठीक है। किसके पास, ये अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति जी के पास। फिर अनुच्छेद 74 क्या है, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग, जो मंत्रिपरिषद रहता है वो राष्ट्रपति से परामर्श ले सकता है, पर जो राष्ट्रपति जी रहते हैं, देखिए सारे काम कौन करेगा, मंत्रिपरिषद, ये सब लोग करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी से लास्ट में क्या साइन तो करवाना ही पड़ेगा, अगर नहीं कराएंगे तो कोई भी काम इन लोग का हो ही नहीं सकता जब तक कि राष्ट्रपति जी साइन ना करे। तो जैसे स्कूल में प्रिंसिपल जी का साइन जरूरी है, वैसे ही हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति जी का साइन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर अनुच्छेद 75 क्या बोलते हैं, मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, जैसे जो मंत्री जी रहते हैं, मंत्री जी की नियुक्ति के बारे में, जैसे कि मान लीजिए प्रधानमंत्री हो गए, है ना, गृह मंत्री हो गए, इन सब की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। नियुक्ति, कार्यकाल और वेतन संबंधी जो काम होते हैं वो अनुच्छेद 75 में बताया गया है। देखिए अब राष्ट्रपति जी सारा काम कर लेंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, उनके लिए, उनके हेल्प के लिए क्या, जो मंत्री लोग की मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जाती है। फिर अनुच्छेद 76 जो होता है वो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, महान्यायवादी के बारे में बताता है, अनुच्छेद 76 आपको याद रखना है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 77 भी आप याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 78 क्या है, जो राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री के जो दायित्व होते हैं उसके बारे में है। फिर अनुच्छेद 85 जो है, संसद के सत्र 17वें एवं तथा भंग करना, जो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो संसद रहता है, संसद को अगर मान लीजिए बोलना है कि ठीक है अब आप जाइए छुट्टी है आपकी, ठीक है, अभी सत्र को बुलाना है, वो भी सत्र अभी छुट्टी करना, ठीक है, अभी आप लोग की अब जाइए, अभी बैठक जो है वो खत्म हो गई, तो कौन बताएगा, वो राष्ट्रपति जी ही बताएंगे, अनुच्छेद 85 के तहत। अनुच्छेद 111 क्या बोलते हैं, संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करना, जो भी विधेयक जो संसद द्वारा, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन भी था अभी हमारे यहाँ कि लोकसभा फिर राज्यसभा, ये लोकसभा और राज्यसभा के बाद अगर कोई विधेयक जाता है तो कौन उसे पास कर सकता है या फिर फेल कर सकता है, कौन, राष्ट्रपति जी। तो विधेयकों पर सहमति कौन बताता है, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति जी।
फिर अनुच्छेद 112 संघीय या फिर वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। अनुच्छेद 143 जो है वो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 143 सॉरी राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति बताता है। देखिए दोस्तों, एक्चुअली तबीयत खराब है लेकिन अब बहाने नहीं बना सकते, क्योंकि आप लोग को पढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई दिनों से वीडियो थोड़े थोड़े कम आ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा गला सूख जा रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है। चलिए उसके बाद आज का लास्ट स्लाइड, ये है उपराष्ट्रपति जी के बारे में। किसके बारे में? उपराष्ट्रपति जी के बारे में। उपराष्ट्रपति जी के बारे में, ठीक है। उपराष्ट्रपति जी का क्या ट्रिक है, तो उसका निकास, आप उसका निकास याद कर लेंगे तो उतना काफ़ी है, ठीक है। अनुच्छेद 63 से लेके किसके बारे में बताया गया है, तो उपराष्ट्रपति जी के बारे में बताया गया है। ऊ से हो जाएगा भारत को उपराष्ट्रपति होगा, और स से हो जाएगा कि राज्यसभा की सभापति रहेंगे या फिर अध्यक्ष रहेंगे। राज्यसभा में जो भी बैठकें होती है वो कौन संभालते हैं, तो उपराष्ट्रपति जी संभालते हैं, या फिर अभी आप बोल सकते हैं कि जगदीप धनखड़ जी संभाल रहे हैं। फिर जो कार्य होता है, जो कार्य बताया गया है कि अनुच्छेद 65 के जो कार्य बताया गया है, एक्चुअल में क्या है कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति जी कार्य नहीं कर रहे हैं, तो जो उपराष्ट्रपति जी रहते हैं वो कार्य करते हैं राष्ट्रपति की जगह पे, ठीक है। जो उपराष्ट्रपति जी रहते हैं वो राष्ट्रपति की जगह पे जो काम करते हैं उसके बारे में बताया गया है कार्य का, ठीक है। तो अनुच्छेद 65 क्या बताता है, उपराष्ट्रपति जी जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं उसके बारे में। फिर उसका हो गया, उ से उपराष्ट्रपति, स से सभापति हो गया, और क से हो गया राष्ट्रपति के रूप में कार्य जो करते हैं। उसके बाद नी से हो जाएगा निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, और का से हो गया कार्यकाल। कितने साल का? 5 साल का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।